आज ये जो बजट जो पेश किया गया, ये अपेक्षा थी लोगों में कि ये कोविड की महामारी के चलते हुए और ये आर्थिक मंदी, जो इतना गहरा मंदी आजादी के बाद पहली बार जब हुआ, इस मंदी से दोनों से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के लिए कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई राहत नहीं मिली। उल्टा ये दोनों लोगों की हालत, रोजमर्रा जिंदगी की हालत और अपनी अर्थव्यवस्था के खिलाफ और नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए जो सरकार की प्रचार जो चल रही है कि एक वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, यानी नीचे आए हम फिर ऊपर जाएंगे, जा रहे हैं हम, वो वी शेप्ड नहीं होगा। अगर कोई रिकवरी होगी तो वो होगी के शेप्ड रिकवरी, यानी अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा, और उनकी हालत बहुत कस्ती है। ये क्यों कह रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। 6 पॉइंट है जिसके आधार पर इस नतीजे पे हम पहुंचे। हम ये बात क्यों कह रहे थे कि आज कोई राहत नहीं मिलेगी लोगों को, ना हमारे अर्थव्यवस्था को। इसके पीछे पहला पॉइंट ये है कि ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर बजट, ये आत्मनिर्भर नहीं, ये आत्मसमर्पण बजट। भारत और भारत की अर्थव्यवस्था की समर्पण हो रही है विदेशी और देशी बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, ताकि वो अपने मुनाफे बढ़ाए। इसका सबूत क्या है? जिस तरीके की निजीकरण हो रही है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में, पब्लिक सेक्टर की जिस तरीके से बेचा जा रहा है, जो सुझाव दिया है बजट में, 1,75,000 करोड़ के रुपए उठाने की उनकी लक्ष्य है पब्लिक सेक्टर को बेचकर। और इसी के साथ साथ हमारी देश की जो संपत्ति है उसे जो है बेचे जा रही है। हमारे देश के अंदर कोयला हो, खदानें हो, या हमारे देश के अंदर फ्रेट कॉरिडोर्स हो, जो भी है देश में, सब जो है बिकाऊ माल बना दिए हैं। यानी इस तरीके के चलते हुए ये विदेशी और देशी बड़े पूंजीपतियों की मुनाफे बढ़ाने की, मतलब उस मकसद से ये एक आत्मसमर्पण है हमारी अर्थव्यवस्था का। और ऊपर लाखों करोड़ों खरबों रुपए की जो बचत है हमारे देश के लोगों का, जो हमारे LIC में, इंश्योरेंस सेक्टर में होता है, आज विदेशी पूंजी को अनुमति दी कि वो 74% तक वो जो है इन कंपनियों के अंदर वो भागीदारी ले सकते हैं। यानी जो हमारे देश का लोगों का बचत का पैसा है वो विदेशी पूंजी तय करेगी कि कहां पे निवेश करेंगे। वो इसलिए निवेश नहीं होगा देश के आर्थिक विकास हो, वो इसलिए निवेश होगा उनके मुनाफे कहां पे बनेंगे, दुनिया के किस देश में बनेंगे, वहां पे जाएंगे। यानी इससे ना हमें फायदा है, ना लोगों को फायदा है, ना अर्थव्यवस्था को फायदा है। और इसी के साथ साथ कुछ बैंकों की निजीकरण की भी बात हुई है, बैंकों को विदेशी बैंक को सौंपने की भी बात हो रही है। यानी ये है आत्मसमर्पण देश की अर्थव्यवस्था का, और इसके चलते हुए लोगों की हालत और बिगड़ेगी आने वाले दिनों में। दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, जिस वजह से इस नतीजे पे हम पहुंचे कि आज जो हालत है देश के लोगों की, ये कोविड के चलते हुए, लॉकडाउन को चलते हुए, उससे पहले नोटबंदी के चलते हुए, बाद में GST कैसे लागू हुआ उसके चलते हुए, आज जो है देश के अंदर हमारे लाखों के तादाद में हमारे किसान, हमारे अन्नदाता आज जो है यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डरों पर इस ठंड में अपने विरोध प्रदर्शनों में है, धरनों में है। अब ऐसी समय राहत दिलवानी थी अब आपको, हमारे कृषि क्षेत्र को और अपने किसानों को। जब किसानों की लागत बढ़ाने की बात करते हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, क्या किया इस बजट ने? आपके फर्टिलाइजर के ऊपर, खाद के ऊपर जो आपकी सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को भारी पैमाने पर घटा दिया। यानी 1,33,947 करोड़ से उसको कर दिया 80 करोड़ से भी कम।
और हमारे खाने के लिए फूड सब्सिडी को तकरीबन आधा ही कर दिया। यानी अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन दुकानों की व्यवस्था जो है वो तकरीबन ठप ही होगी। और आज जब महंगाई इतनी बढ़ रही है और खास तौर से हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ रही है, यानी पेट्रोल और डीजल की, उस समय अब क्या किए हैं, पेट्रोल और डीजल के लिए जो सब्सिडी है आप जो देते हो, या मिट्टी का तेल के लिए, उस सब्सिडी को भी 1/3 कर दी। जो पिछले साल जितना खर्च हुआ था उसका 1/3 अब इस साल में खर्च होगा। यानी जब दुनिया के अंदर तेल का दाम घट रहा है, और मोदी साहब के आने से पहले दुनिया में तेल का नाम $109 था प्रति बैरल, आज है वो $53 प्रति बैरल। उसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा रेट जो है पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो है हमारे भारत में है। यानी टैक्स बढ़ाई इसमें, और ये टैक्स के चलते हुए आज ये हालत है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स जो है अपने देश के अंदर है। और उसी के चलते हुए आज बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसी हालत में जब बेरोजगारी बढ़ रही है, उस समय ये बजट तय करती है कि आपके मनरेगा के लिए जो जितना खर्च किया आप पिछले साल, उससे 42% कम खर्च करेंगे आगे इस साल में। यानी बेरोजगारी को बदलकर रोजगार दिलवाने की जगह अब जो है बेरोजगारी और बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का संकट है, और इस स्वास्थ्य के जो संकट है हमारे देश में, उस समय स्वास्थ्य का बजट को बढ़ाने की जगह स्वास्थ्य का बजट को भी घटाती। यानी आपका ना किस खेती के लिए, ना किसानों के लिए, ना आपके स्वास्थ्य के लिए, ना आपके रोजगार के लिए, इन सभी क्षेत्रों में जो अपेक्षा थी लोगों की, वो अपेक्षा का उल्टा आज ये बजट ने किया। किस लिए कह रहा हूं कि ये आर्थिक मंदी को दूर करने की जगह और गहरा करने का संभावना है। इस बजट के अंदर देखिए, आर्थिक मंदी से बाहर निकलना है तो सरकारी खर्चे को बढ़ाना है। सरकारी खर्चे को बढ़ाने की जगह अब उसी स्तर पर रखे हैं जो पिछले साल में सरकार ने खर्च किया। अब उसी स्तर में रखने का मतलब है असलियत में ये, क्योंकि आप महंगाई बढ़ेगी तो इसके साथ साथ ये असलियत में घटेगी। अगर सरकारी खर्चा घटता है तो आर्थिक मंदी से हम बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी ओर वित्त मंत्री बड़ी शर्त से कह रही थे बजट पेश करते समय कि हमारा वित्तीय घाटा बढ़ा, इसका मतलब है सरकारी खर्चा बढ़ा है ना। बजट को आप परिशीलन करके देखिए, वित्तीय घाटा आपका बढ़ा क्योंकि सरकार की आमदनी घटी, टैक्स की आमदनी घटी, और उसके चलते हुए ये वित्तीय घाटा आपका बढ़ा, तो सरकारी खर्चे के बढ़ने से नहीं। और दूसरी ओर से आप क्या कह रहे हो कि हम जो है अमीर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उनके कॉर्पोरेटों को, उनके लिए टैक्स के कंसेशंस दे रहे हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले में कॉर्पोरेट टैक्स का जो आमदनी सरकार को मिलेगी वो इस साल तकरीबन 1 लाख करोड़ से कम होगी। उसी तरीके से इनकम टैक्स की आमदनी तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए से कम होगी। यानी आपके मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं टैक्स में, लेकिन अमीरों के लिए राहत, और इसका मतलब है उनके हाथ में और संपत्ति बढ़ेगी। ये कब हो रहा है? पिछले 9 महीने में 100 हमारे देश के खरबपतियों की संपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, 13 लाख करोड़ रुपए। और ये संपत्ति उनका बढ़ता गया इस पैंडेमिक के चलते हुए, इस आर्थिक मंदी के चलते हुए। अब उनको और मुनाफे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और ये सब मेरा चौथा पॉइंट मेरा यही है अगला, कि ये सब उस समय हो रहा है जब ये कहते जा रही है सरकार कि ज्यादा आप जो है कंसेशंस दोगे पूंजी को, उसके चलते हुए ज्यादा निवेश होगा, और उस ज्यादा निवेश होगा तो उसके चलते हुए रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक विकास भी होगा। देखिए, कंसेशन देकर अगर निवेश बढ़ा भी
तो ये अपने आप आर्थिक विकास की ओर नहीं ले जाता। अगर अगर निवेश बढ़ा तो जो भी उत्पादन होगा उस निवेश बढ़ने से उस वस्तु को बेचना पड़ेगा ना। खरीदने वाला कौन है? लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता घट रही है। दुनिया के मार्केट जो है वह उसके अंदर मंदी है। ना आप दुनिया में बेच सकते हैं, आप ना देश में बेच सकते हो आप। तो निवेश बढ़ाकर जो उत्पादन आएगा वो उसका फायदा क्या है? उल्टा वही पैसा अगर सरकार निवेश करके अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती और उसके चलते हुए लाखों करोड़ों की तादाद में नए नौकरियों की सृष्टि होती, और वो नौकरियों की सृष्टि में जो नौजवान अपना का जो जिसको रोजगार मिलेगा, वो नौजवान जब अपनी वेतन खर्च करना लगेगा, जब देश की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगा और आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन अब जो होने वाला है उसका ठीक उल्टा। आखिरी पॉइंट मेरा यही कहना था कि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को ये बजट के चलते हुए और बिगड़ेंगे। राज्यों की वित्तीय परिस्थिति में बहुत बड़ा घाटा होगा। ये कैसे? सरकार ये अब बड़ी गर्व से कहती है कि जो फाइनेंस कमीशन ने कहा 41% पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू को वो जो है राज्यों में बांटेगी। ठीक है, हो सकता है वो सही होगा, अभी अनुभव बताएगा इस साल में। लेकिन जो राज्यों के साथ शेयर होता है वो है टैक्स रेवेन्यू। जो आपका सेस होता है जो केंद्र सरकार लगाती जाती है हर बार और कई बार, और आपके सरचार्जेस जो होते हैं वो राज्यों के साथ शेयर नहीं होते। इसका मतलब यह है कि टैक्स रेट घटाए हो आप कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, इनकम टैक्स रेट बढ़ाए नहीं, मध्यम वर्ग को लागत कुछ नहीं दिलवाया। लेकिन आप जो है आज के दिन एक कृषि के नाम पर एक सेस जो है ये बजट लागू करती है 4% का, और ये है आपके पेट्रोलियम पदार्थों पे। और ये सेस जब लागू हो गई, दाम बढ़ेंगे, तो इसके चलते हुए कहा कि हम जो है एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। अब देखेंगे एक्साइज ड्यूटी घटेगा या नहीं घटेगा, लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे वो उद्देश्य है, यानी जो राज्यों को जो मिलना है राशि, वो जो पूल है टैक्स का पूल, वो घटेगा, नुकसान होगा राज्यों का। सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार के साथ रहेगा, फायदा होगा केंद्र को। अब केंद्र को फायदा, राज्यों को नुकसान। और यही हुई जीएसटी का कॉम्पनसेशन फंड था। उस कॉम्पनसेशन फंड के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो घटाया गया इस बार, और कुल मिला के वो 20,000 होगा। अभी जो सरकार बजटरी डॉक्यूमेंट में कहता है कि 6,317 करोड़ रुपए वो जो है घटाए, जब ऑलरेडी जीएसटी के जो बकाया है वो पूरा का पूरा दे नहीं पा रहे राज्यों को। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध और बिगड़ेंगे, और ये हमारे देश की फेडरलिज्म यानी संघवाद का जो हमारा देश का बुनियाद है, स्तंभ, एक स्तंभ हमारे संविधान का, उसी के ऊपर एक हमला है। ना सिर्फ वो है, लेकिन हर देश के राज्य सरकारों को आप इस हैसियत पर ले आ रहे हो कि उनको आखिरकार आकर सरकार से मेहरबानी मांगनी पड़ेगी कि हमें जो है आप कुछ पैसे रिलीज करिए। यानी हर राज्य सरकार, हर रीजनल पार्टी को आप जो है एक गुलाम के रूप में आप जो है उतार रहे हो। Therefore, for all these 6 points, I'm firmly of the opinion that this is not only a regressive and retrograde budget, but this is a budget that is callous and criminal in this situation, where it doesn't meet the double whammy attack that the country, people, and the economy are facing. And that is why this budget is the entire focus of this budget is the loot of our national assets. The British, under the British, there was a drain of wealth of India. Under this BJP government and Prime Minister Modi, it is the loot of India's assets that is taking place in an unprecedented manner.
So these are some of the points that I wanted to share with you. Thank you. Thank you for being with me. Now, if there are any questions, then we'll take them. Yes, there's one from Shemin Joy of Deccan Herald. Do you see the budget as something that is aimed at elections in 5 states? Is the state benefiting? Yes, the cosmetics of it. They have announced big allocations, some allocations for the states where the elections are due. And these elections are due, all of us know, Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam, and Pondicherry. They've announced some schemes for that. But remember, by the time any of these materialize, those elections are going to be over. And after that, depending on the result, we'll know whether they will be materialized or not. So it's more or less an electoral gimmick. That is all. I don't see states benefiting with an announcement. They may benefit with the flow of resources, but that is unlikely to happen before the elections conclude. And anyway, the code of conduct will come in by then, and that will be the excuse for the government. So it's just another gimmickry. Yes, there's a question from Jomi Thomas, but I mean, this is not connected with the budget, Jomi. This is about the electoral tactics in Tamil Nadu. Let us see if we have time. Then we'll return to that. Let me see if there are any other questions on the budget that are there. Yes, there's one from Hindu Business Line, Jigish. Jigish is asking, there is an apprehension that the system of imposing levies is proving costly for the states as bulk of its share goes to the center. How do you see this? What will be the impact of this budget on the revenues of the states? I think I explained it when I was saying this. I mean, and my last point was actually exactly on this point. That's it. The divisible share of the revenues to be shared with the states is being constantly reduced, and the center share, consequently, in proportion, will increase, and the state share will decrease. That's correct. What I just explained, and that's what will happen. The second question of his is that finance bill carries amendments to other acts such as LIC, SEBI, Benami properties. A case is in Supreme Court on the increasing use of money bills. What is your view on this? My view has been very clear. I articulated in the Parliament. You see, Article 110 of the Constitution has 3 parts. 110(1) talks of what is a finance bill, the components of it. 110(2) talks of what is not a finance bill. And 110(3) talks of that in case of a dispute that arises, which is beyond 101 and 2 of that article, then the Speaker's decision will be final and binding. Now, most of these things that have been brought in or smuggled in through the finance bill in the past also, like electoral bonds, like Aadhaar, like all sorts of things have come in the finance bill. Those things are clearly defined in 1101 and 1102. How can the Speaker's decision apply to those that are clearly defined in 1101 and 1102? So 1103, we said, will have to be in adherence with the provisions of 1101 and 2. Now that is something has been our position. This is, I think, being used very, very indiscriminately and in a most improper manner, violating the spirit of the Constitution. And that is why the case is before the Supreme Court. Well, there are many cases before the Supreme Court, unfortunately. You've got the most important challenges to the Citizenship Amendment Act, to Article 370 being abrogated, to the status of Jammu and Kashmir as union territories, etc., including the case on electoral bond. And I'm personally, as a party and as a General Secretary,
party to many of these issues where my petitions are also there. But this is also one of those, the money bill issue that is lying before the Supreme Court. Then Manikandan from Mathrubhumi. CPM already decided for a nationwide protest and campaign against the anti-people policies of the central government. You have been repeatedly arguing for opposition unity. What is your suggestion to other political parties to take this forward against the Modi government? Yes, our appeal to the other parties is there still, and it continues to be there. But right now the parliament is in session, and the other political parties and everybody is together in parliament. They boycotted the president's address on this in solidarity with the Kisan protest, demanding the repeal of these laws. Today, the parliament, when at least the Rajya Sabha did not function, because they demanded a discussion on the Kisan protests. So let us see what will happen in the future. But this cooperation of the opposition parties is happening in the parliament. So once this session is over, so subsequently we'll take it outside. But it should happen both inside and outside parliament. And our efforts to strengthen this outside parliament will continue. Any other questions? So now, Jomi, your question which you want to know. In Tamil Nadu, you are part of an electoral understanding with DMK and other parties. In Kerala, you have doubts about Muslim League's credentials. What is the party's stand on the League, and is it a communal outfit? You see, as far as the League is concerned, they are different in different states. There are different alignments, different ways in which the League is behaving. In Tamil Nadu, it has been part of the DMK front for many decades. In Kerala, it's been part of the Congress-led front UDF for many decades. So that is continuing. There is no need to characterize what is their character today at this point of time. That is not in an election, that is not what we do. So the League has been with the DMK in Tamil Nadu, has been with the Congress in Kerala. So that is where the matters are. The LDF and the UDF are logged in this electoral battle in Kerala, as all of you know, and that will continue. Okay, so I think that is all the questions that I have got, both on on the mail and on the WhatsApp. So since if there are no more, then I'll take leave of you now. Thank you very much. बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आप इस प्रेस ब्रीफिंग में पहुंच सके हैं और हमको ज्वाइन किया इस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका. हाँ भुवन అయిపోయిందా? అయిపోయిందండి. So I log out? లాగౌట్ చేసేయచ్చండి.